टाइम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इसे अडयाला जेल हुकाम की नाहली कहें या इमरान खान नेटवर्क की ताकत कहें, जेल से कभी इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यू हम देखते हैं आ जाता है खान साहब का, कभी किसी मैगजीन में आर्टिकल छप जाता है, तो कभी उनके ट्विटर अकाउंट से एक मतनाज़िर ट्वीट जारी कर दी जाती है, एक वीडियो शेयर कर दी जाती है जिसमें शेख मुजीबुर रहमान और हुमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है। सवालात उठाए जाते हैं कि पाकिस्तान के टूटने में असल जिम्मेदार कौन था, गद्दार कौन था, शेख मुजीबुर रहमान या फिर जनरल याहिया खान। इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी सियासत में एक नई बहस छिड़ जाती है कि पीटीआई पाकिस्तान को तोड़ने वाले शख्स को हीरो बनाकर क्यों पेश कर रही है। 1971 के हालात, वाक़यात और मौजूदा सिचुएशन में बड़ा फ़र्क है। क्यों आज के हालात को 1971 के हालात के साथ तहरीक इंसाफ जोड़ रही है? तो पीटीआई अपने मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम को तो लेकर सकूते ढाका के साथ कैसे जोड़ सकती है, कैसे जायज़ा मुकाबला कर सकते हैं उन हालात का? हुकूमत और इसके हामी इस ट्वीट को लेकर तहरीक इंसाफ पर बहुत सवालात उठा रहे हैं कि ये वीडियो कैसे अपलोड हुई, किसने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट अडयाला जेल से वो खुद ही ऑपरेट करते हैं। इस दावे ने जहाँ सबको शकूक में डाला, वहीं ये सवालात उठते हैं कि कैसे हो सकता है कि एक सज़ा याफ्ता शख्स जेल में मोबाइल फ़ोन ऐसे इस्तेमाल करिए, उसको सोशल मीडिया की सहूलियात वहाँ पर दी जाएँ। सवाल ये भी है कि क्या लिखाने की सहूलत भी खान साहब को मिली हुई है? जो धड़ाधड़ हम देखते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी आते हैं, आर्टिकल्स भी बाहर आते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में अपनी जगह भी बनाते हैं। अदालती इजाज़त और जेल मैनुअल को देखें तो इमरान खान से हफ्ते में सिर्फ 2 दिन की मुलाकात की इजाज़त है। मंगल को फैमिली मेम्बरान मिलते हैं, जबकि जुमेरात को पार्टी के लोग मिलते हैं। और जो लोग अंदर मिलने जाते हैं उनकी आते जाते ज़ाहिर है बड़ा सख्त एक सिक्योरिटी होती है, उनकी तलाशी ली जाती है। यही नहीं बल्कि खुफिया रिपोर्ट्स हर जगह जाती हैं, बड़ी कड़ी निगरानी होती है। इस कड़ी निगरानी के बावजूद खान साहब अंदर बैठकर रोज़ सरप्राइज़ ही देते हैं। जो नहीं छपना चाहिए वो भी छप जाता है, छपता चला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल ने हुकूमत के तो कान खड़े कर दिए हैं कि कैसे एक कैदी जेल में बैठकर न सिर्फ पार्टी चला रहा है बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों से अपने बयानात के ज़रिए वो राब्ता भी रखे हुए है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट वाला शर्जील मेमन का दावा सच है, झूठ है, ये हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए FIA हरकत में आ गई है। FIA की टीम अडयाला जेल गई, मगर इमरान खान ने उन्हें मिलने या शामिल तफ्तीश होने से ये कहकर इनकार कर दिया, ये कहकर इनकार किया कि मैं जो बात करूँगा, जो कहूँगा वो अपनी वकला की मौजूदगी में करूँगा। मामले की संगीनी को देखते हुए अब पीटीआई मतनाज़े ट्वीट से न सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार कर रही है, सफाइयाँ भी दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि खासा भी चला रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बाहर से चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं खान साहब को तो पता ही नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई ने तो मवाद देखा ही नहीं है, ना खुद उन्होंने ट्वीट की है। रऊफ़ हसन साहब ये कहते हैं कि बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बाहर से ऑपरेट हो रहा है, सोशल मीडिया हैंडलर अमेरिका में है। इसी तरह अली मोहम्मद ख़ान ये कहते हैं कि उनकी पार्टी आइंदा एक्स अकाउंट से शेयर होने वाला मवाद जो है उस पर मुकम्मल चेक एंड बैलेंस रखेगी। उन्होंने क्या कहा मीडिया से बात करते हुए, ज़रा देखिए। कुछ चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी, और इमरान खान साहब की कोई भी चीज़ आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब के 100% नॉलेज में ले आया जाए। नाजरीन, ट्वीट में शेयर की गई वीडियो से लाताल्लुकी का इजहार तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट से वो वीडियो डिलीट नहीं हुई है, तो फिर लाताल्लुकी इसको कैसे माना जाए? आज भी वो वीडियो मौजूद है, मैंने खुद आज देखी है वो वीडियो। गुज़श्ता रोज़ नैब तरमीम केस में इमरान खान वीडियो लिंक से सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश हुए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुकालमा करते हुए बानी पीटीआई ने कहा, मैं यहाँ कैद तन्हाई में हूँ, कानूनी टीम से भी मुशावरत नहीं करने दी जाती। एक तरफ हुकूमत का दावा है कि इमरान खान को बड़ी मिसाली सहूलियात दी गई और ऐसी सहूलियात दी गई हैं जो माजी में ना कभी किसी को दी गई ना दी जा सकती हैं, और दूसरी तरफ कैद तन्हाई और लीगल टीम से ना मिलने देने का जो शिकवा है उसमें कितनी हकीकत है। पिछले दिनों इमरान खान से जेल में मुलाकात करने वालों में कल ही मुलाकात की है अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब। उन्हीं से पूछते हैं, लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। आपने कल मुलाकात की, शिबली फराज साहब थे, आप थे, हामिद रज़ा साहब, शेख वकास अकरम साहब, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब, 5 लोगों ने आपने रऊफ़ हसन 6 लोगों ने कल मुलाकात की है। कितनी देर मुलाकात जारी रही आप लोगों की? देखिए जी, बात यह है कि कितनी देर मुलाकात जारी रही? 30 मिनट जारी रही। खान साहब की तबीयत, उनकी हालत, उनकी सेहत ठीक है? देखिए, खान साहब तो माशाअल्लाह एक उसी तरह जिस तरह डिटरमन आदमी होता है
क्योंकि वो बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। जिस्मानी तबीयत और होती है, ज़हनी तबीयत? ज़हनी तौर पे बड़े फ्रेश थे वो, और जिस्मानी तबीयत बिल्कुल ठीक थे, और उनको कोई इस किस्म का नहीं लग रहा था। यानी इस कैद तन्हाई में है खान साहब, और अपनी पार्टी के मामलात और अपनी चीज़ों को वो डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब खाना पीना भी सही मिल रहा है उनको, अगर उनकी जिस्मानी हालत भी आपको देखकर लगा फिट फाट है? देखिए बात ये है जी कि खाना पीना, आपको शायद पता हो कि जेल मैनुअल से वो अपने खर्चे से खाना पीना अच्छा किया जा सकता है। हाँ। ये जेल के रूल्स में है। बाकी अगर आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखें ना प्राइम मिनिस्टर के, तो उसमें तो एयर कंडीशन अलाउ है, और खान साहब के पास इस वक्त 3 दिन पहले उनको कूलर दिया गया है। अच्छा, 3 दिन पहले? आज से 3 दिन पहले गर्मी, पहले भी गर्मी ज्यादा थी। यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिनकी इस 8 फरवरी को जो कुछ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसके बावजूद 2 उसमें सूबों, एक सूबे में और मरकज़ में उनकी अपोजिशन, और उसके बाद अपोजिशन लीडर उनके, और एक सूबे में उनकी हुकूमत है, और अभी तक उनको वो बी क्लॉस भी नहीं दी गई जो स्पेसिफिक बी क्लॉस होती है। तो इमरान खान साहब को वो वक्त याद आता होगा जब उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कहा था मैं जाता हूँ पाकिस्तान, जाऊंगा तो ये नवाज शरीफ का जो एसी सोलता है मैं ज़रा ख़त्म करता हूँ ये जा। देखिए जी, बात यह है कि उस वक्त एसी लगा हुआ था ना नवाज शरीफ का, और उसके बाद नहीं उतरा। हाँ। उतारा भी नहीं गया था। खान साहब मैं पूछ रहा हूं, एहसास हुआ होगा ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, बात करना और है और अमल करना और है। मेरी बात सुने, इस वक्त खान साहब की जो उधर, खान साहब जेन्युइन कह दे तन्हाई में है। ये जो कहते हैं ना जी कि ये कंपैरिजन करते हैं अपनी उसका कैद का और इमरान खान की कैद का, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। नवाज शरीफ तो जब कोट लखपत जेल में था, इसकी मुलाकातें होती थी। अच्छा, आपकी मुलाकात रिगार्डिंग ये जो मसाइल चल रहे हैं, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये जो वीडियो अपलोड करने का मसला है, कल ये डिस्कस हुआ इमरान खान साहब से? ये डिस्कस जो मेरा टाइम था उस टाइम में तो नहीं हुआ। थोड़ा सा टाइम चूँकि सीनियर लीडरशिप का लहदा भी होता है, वो भी होता है, तो उस टाइम हुआ, तो मैं चूँकि उस वक्त नहीं था। दूसरी बात यह जी, जो वीडियो वाली बात है, देखिए मैं आपको बताऊँ कि वीडियो सबसे पहले ये जो हमारी पहले मैं आपको, आप मुझसे पूछ रही है ना कि आपकी क्या बात हुई, हमारी अपनी पंजाब असेंबली की पार्लियामेंट्री पार्टी के बारे में बात हुई। उन्होंने हमें हिदायत दी। जब क्या हिदायत मिली कि अपना टफ टाइम दें, जो कि हम दे रहे हैं, उनको पता है। सड़कों पे आके दें, क्या करें? देखिए जी, जो सड़कों पे है ना जी, सड़कों पे तो डेफिनेटली एक दिन इमरान खान की रिहाई के लिए आना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में जो इनका रवैया है, जो इनका एटीट्यूड है, शायद वो बहुत जल्दी आना पड़ जाए। सड़कों पर आकर कभी रिहाइयाँ नहीं मिली यहाँ पे? देखिए, हमें 2 साल हो गए जिस तरह ये हमारे साथ सलूक कर रहे हैं। फांसी लग गई थी और आप कह रहे हैं कि आप सड़कों पर आएंगे। भुट्टो साहब का मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि उनका टाइम थोड़ा सा और था, सोशल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, और उनके साथ एक जनरेशन जो खान साहब के साथ खड़ी है, भुट्टो के साहब के साथ, उस टाइम के लिहाज से उनके साथ बहुत ज्यादा लोगों की लोगों की वाबस्तगियाँ थी। बट ये जनरेशन जो आज खान साहब के साथ खड़ी है ना जी, ये जनरेशन भुट्टो साहब के साथ उस वक्त नहीं थी। ये जनरेशन लाताल्लुक थी इलेक्शन प्रोसेस से। उस वक्त 40 से 50 साल के लोग इलेक्शन प्रोसेस में एक्टिव होते थे। अब तो 18 साल का बच्चा। बात बताएं, बड़ा इशू बना हुआ है इस वीडियो का, 1971 के मौजू को लेकर जो वीडियो बनाई है, और बाकायदा एक तकाबुली जायज़ा लिया गया है। गद्दार कौन, तस्वीरें चला के शेख मुजीबुर रहमान, जनरल याहिया खान, दोनों की तस्वीर लगा कर लगता ऐसे है कि मौजूदा सिचुएशन को उससे कंपैरिजन किया जा रहा है कि शायद आज भी वो हालात चल रहे हैं, बजाय इसके कि आगे बढ़ने के एक ऐसा सान्या हो गया जिस पर आज भी दुख होता है, अफसोस होता है। क्यों उसको दोबारा जिंदा करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं? बात यह है जी कि इस बात के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि आप ट्वीट की जो बात कर रही हैं कि ट्वीट क्यों लगी और कैसे लगी, खान साहब के अकाउंट पे, खान साहब के अकाउंट पे। उसमें आज हमारी कोर कमेटी का एक बयानिया सामने आ चुका है। मेरे ख्याल में डेफिनेटली हमारी कोर कमेटी का बयानिया से मुराद यही है कि हमारी पार्टी का बयानिया है, और हमने उसी को फॉलो करना है। दूसरी बता दें उस बयानिया को, जो आपने भी सुना है, अभी अली मोहम्मद खान का भी है, रऊफ साहब का भी है,
कि वो उसको देख रहे हैं कि किस तरह ये ऑपरेट हुआ है। एक बात तो ये मैं बताती हूँ आपको, रऊफ हसन साहब कहते हैं अमेरिका से हो रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि आइंदा से ऐसे कुछ नहीं होगा। जो एक इंतज़ार पंजोता साहब हैं, वो भी, उनकी भी सुन लें, वो भी एक टीवी चैनल पे थे, वो भी कल या परसों वो भी कोई मिल के आए, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब। वो कहते हैं कि खान साहब ने तो कहा है कि सोशल मीडिया को जाकर बड़ी मुबारकबाद देना, सोशल मीडिया जो टीम है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, और वो कहते हैं उनको पता है कि वीडियो अपलोड हुई है। तो मुझे समझ नहीं आती है, आप लोगों की बातें मिलती नहीं। मैंने पंजोता साहब की अभी बात नहीं सुनी, मैंने सुनी है, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं दूसरी बात जो आप कर रही हैं ना जी, वो अलहदा बात है कि कंपैरिजन। देखिए, सबसे पहले भुट्टो साहब ने बांग्लादेश के साथ या उसके साथ मुजीबुर रहमान के साथ, देन मुजीबुर रहमान था, उस वक्त तक उसकी असैसिनेशन नहीं हुई थी, आपको भी शायद याद होगा, वीडियोस भी हैं। तो भुट्टो साहब ने उसको किया था कि हम इसको तस्लीम करते हैं पहले। दूसरी बात यह है कि कभी आपने मियां नवाज शरीफ की वो वीडियो देखी है जिसमें उसने खुद कहा है कि मुजीबुर रहमान बागी नहीं था, उसको बागी किया गया था, उसको बागी इमरान खान ने किया था। उस आप नवाज शरीफ को फॉलो करते हैं? मैं फॉलो नहीं करता, मैं आपको कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। अब जो एक तो आगे ये बात उन्होंने तो मुंह से की है, एक शख्स जेल में बैठा है, उसके ट्विटर अकाउंट से इस बहस में जाए बगैर कि एक शख्स जेल में है, कैद तन्हाई में है, और मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं वो सख्त कैद में है, ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये उनको नहीं पता खान साहब, आप कह रहे हैं उनके इल्म में नहीं है? देखिए, मेरी चूंकि खान साहब से इस मौजू पे बिल्कुल बात नहीं हुई कि मैं आपको, जब मेरी बात नहीं हुई तो मैं आपको कोई बात उसके बारे में नहीं बता सकता। सीनियर लीडरशिप से बात हुई होगी, लेकिन मैं आपको अर्ज करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब आप एक बंदे की, जो बंदा जेल में है, कैद तन्हाई में है, जिसको एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रिविलेज एंड पक्ष मिलने चाहिए थे, वो नहीं दे रहे, उनको 7 बाय 10 का एक कमरा दिया हुआ है, 3 दिन पहले उनका कूलर लगाया गया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आर्टिकल छपते हैं वो कैसे छप जाते हैं? टेलीग्राफ में छप गया, अभी रिसेंटली भी कोई देखो आर्टिकल छपना एक अलहदा बात है। कैसे? जब उनसे कोई बात नहीं कर सकता, इसका मतलब क्वेश्चनर कोई अंदर जाता है, कोई बात करता है, तो फिर खान साहब की सोच कैसे बाहर आती है? मैं अर्ज करता हूँ जी, उनकी जब फैमिली जाती है ना जी, वो कोर्ट में जाती है, तो कोर्ट में कोई इस तरह की चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं। जब कोर्ट में उनकी फैमिली, देखें, एक दिन होता है पॉलिटिकल लोग जो उनके हैं, वर्कर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मिलते हैं। एक दिन होता है जो उनकी पॉलिटिकल उनकी जो फैमिली मिलती है कोर्ट के अंदर। जब कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां पे कम से कम 2 घंटे होते हैं। ये पंजोता साहब भी उनके लॉयर हैं, उनकी लीगल टीम का हिस्सा है। तो वहां पे जिस तरह आप नोट्स कह रही हैं, तो ये नोट्स तो एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये तो एक चीज दी जा सकती है। जो आर्टिकल छपते हैं वो वाया फैमिली को वो बताते हैं। मैं ये नहीं कह सकता फैमिली या उनकी लीगल टीम या कोई और, इसके थ्रू डेफिनेटली वो लेकिन इतनी एक्सेस तो है ना, किसी से तो बात करते हैं, किसी से तो अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। अब इनका क्या ख्याल है कि उनकी ये एक्सेस भी बंद कर दें? ये जितना जुल्म ये कर रहे हैं उन पे पहली, और आप देखें, आप प्राइम मिनिस्टर के प्रिविलेज एंड पक्ष देखें, एक्स प्राइम मिनिस्टर के, उनको एयर कंडीशन अलाउ है, उनको और उनको अपनी मर्जी का वो तो पाकिस्तान टीवी देख रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस उस दिन कहा ना कि मैं कैद तन्हाई में हूँ, मुझे मेरे वकीला से मिलने की इजाजत दी जाए, तो उनके सामने ऑर्डर्स कर दिए थे चीफ जस्टिस साहब ने। देखिए, चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स का मैं तो नहीं समझ सकता कि पहले को कितने ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है उनकी, कि अब ये होगी, वो तो आगे पता चलेगा। कल तक तो नहीं हुई थी उनकी। अच्छा, अभी कोई मुझे नहीं लगता हुई थी, चूँकि बाकी उनके साथ मुलाकात हुई है, आधा घंटा कहते हैं, लेकिन आधे घंटे के बाद 15 से 20 मिनट के बाद तो उनके आ जाते हैं उठाने के लिए बंदे। यानी इतनी एक तज़हीक अमेज़। उधर मेरी ये दूसरी मुलाकात है कि हम गेट से दाखिल होते हैं तो हमें ये समझा जाता है कि हमको बहुत बड़े दहशतगर्द हैं या कोई इंडिया से आ गए, यानी हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, और वो लोग जा रहे होते हैं जो 2-2, 3-3 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर रह चुके होते हैं, MNAs, वफाकी वज़ीर, सूबाई वज़ीर, MPs, यानी उधर एक अजीब सा अंदर वो घंटा दो जो गुजरता है। तहरीक इंसाफ को अभी एहसास हुआ है कि सियासतदान, चाहे अपोजिशन से उनका ताल्लुक हो, ऐसा रवैया किसी के साथ भी दुरुस्त, सियासतदानों के साथ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, सियासतदान कोई आसमान से नहीं उतरे, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। आप सियासतदानों का कंपैरिजन कर रही है ना, वह तो डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स
हर इंसान के बराबर हैं, वो तो बिल्कुल नहीं होना अगर चाहिए। कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ या मरीम नवाज के साथ गलत हुआ, आपको उसको भी कंडेम करना चाहिए। उनके साथ गलत हुआ ही नहीं ना जी, आप लोग कहते हैं ना। मैं आई विटनेस हूँ। किस चीज का? कोट लखपत में। आप नवाज शरीफ साहब से नहीं, मैं मिला नहीं हूँ। मेरे उस वक्त हमारे उधर नैब में हमारे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलीम खान और हमारे सप्तान खान, वो मौजूद थे। मैं मिलने गया था, मैंने इनको उधर खुद देखा है। क्या करते थे ये? इनके पास तो मेले लगे हुए थे, इनके तो खाने घर से आते थे। अच्छा। इनकी तो कॉस्मेटिक्स, सर्जरी, कॉस्मेटिक्स सर्जरीज तो नहीं होती थी, वो उधर डॉक्टर जाते थे सर्जरीज करने। सर्जरी मैं नहीं कह सकता, चेक कर। आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है कि जो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो एक हफ्ते से ज़्यादा निकाल सकती हैं? नहीं निकलती इस एटमॉस्फेयर में। किसकी नहीं निकल सकती? जो मरियम नवाज उधर थी तो निकाला ना उन्होंने कहते तो खान साहब के बारे में भी थे। अब सवाल तो फिर उठेंगे कि खान साहब को अंदर ऐसी कौन सी फैसिलिटेशन मिल रही है कि वो भी टाइम नहीं, तो फिर वो उनका भी तो टाइम गुजर रहा है ना। उनको मिलती थी, मैं आई विटनेस हूं, मुझे पता है उनको मिलती थी। तो यही आज की हुकूमत कह रही है कि फैसिलिटेशन नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो मेरे साथ बैठ जाएं, ओथ पे बात करें, शहबाज शरीफ बात करें, मरियम बात करें कि खान साहब को उनकी रिक्वायर्ड सहूलियात भी नहीं मिल रही, जो कि उनके प्रिविलेज एंड पर्क्स हैं एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर। रियायत तो बड़ी दूर की बात है, उनको जेल के अंदर भी ये इतने झूठे लोग हैं, ये उनको हक नहीं दे रहे। क्या उनको तंगी क्या है? माशाल्लाह जिस तरह आप बता रहे हैं उनकी सेहत भी ठीक है, वो मजबूता साहब का मालिक है जी। खान साहब को मैं 20 साल से जानते हैं। मालिक हो, जिसको अजियत मिल रही होती है, जिसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा होता है, या जिस पर टॉर्चर किया जाता है, वो हशाश बशाश नजर नहीं आता। मेरी बात सुने, टॉर्चर मैं आपको बताता हूँ। खान साहब बहुत मजबूत असाब के मालिक है, मैं 20 साल से उनको जानता हूँ और इनसे वो टूटने वाले नहीं। इनसे वो कई इंसान ऐसे होते हैं जो कि इंसान होते हैं लेकिन अल्लाह ताला ने उनमें खूबियाँ डाली होती हैं, तो खान साहब इनसे टूटेंगे तो नहीं। बाकी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। इन्होंने खान साहब को, देखें ये कहते थे जी खान साहब के पास 7 बैरिक्स हैं। खान साहब ने आप लोगों से कोई शिकायत की कि मुझे ये अंदर चाहिए, मैंने मांगा मुझे नहीं मिला, क्या चाहिए कि क्या सहूलियत चाहिए? खान साहब कूलर मिल गया उनको। खान साहब ने कभी भी अपनी जात के बारे में शिकायत नहीं की, कभी। फिर आप क्यों कर रहे हैं? मैं तो कर रहा हूँ ना जी, मुझे तो करना चाहिए, क्योंकि खान साहब के लिए हमें बोलना चाहिए। हम इधर जो आपके पास बैठे नहीं है, वो कुछ मांगते नहीं है। वो इतना बड़ा आदमी और इतना मजबूत आदमी है कि वो अपने बारे में कभी भी शिकायत नहीं करते। इसी मिले वहाँ पे। हम ये चाहते हैं कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के प्रिविलेज एंड पर्क्स हैं वो खान साहब को मिलने चाहिए। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये लोग इस वक्त जो ये इमारत बना रहे हैं ये इनके अपने गले पड़ेगी। अच्छा, 9 मई के हवाले से आपने कल का एलामिया फॉर्मेशन कमांडर्स का वो आपने देखा होगा, जिसमें 9 मई के हवाले से बिल्कुल वही रवैया है जब 9 मई 1 साल पहले हुआ, और उसके अगले दिन जो रवैया था 9 मई के मुजरमान को सज़ा देने का, पीछे हटने को आप लोग भी तैयार नहीं हैं, माफ़ी मांगने को, झुकने को आप लोग भी तैयार नहीं हैं। तो मामलात ऐसे तो आप लोगों के ठीक नहीं होंगे। देखिए जी, हम माफ़ी किस बात की मांगें? पहले तो ये बताएं, केसेस चल रहे हैं, हमारा एक ही मुतालबा है कि जुडिशल कमीशन बना लें, उस जुडिशल कमीशन में फ़ैसला करवा लें। देखिए, अब वो एक कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक काम कर रही है, उसका हमारे पास हल नहीं है। अब वो हर दफ़ा 9 मई को सामने ले कर कह देते हैं केसेस चल रहे हैं, हमारे केसेस, हमारे बंदे अंदर हैं, साल हो गया। आप अंदाज़ा लगा लें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महदूर रशीद साहब हैं और उमर सरफराज चीमा साहब, साल हो गया है। क्या इस वक्त उनकी बेल मेरिट पे नहीं बनती? देखिए, बात यह है कि हम फेसेस कर रहे हैं, हमारे बंदे तो जेलों में हैं, हम केसेस फेस कर रहे हैं, हम कहीं भागे तो नहीं जा रहे, हम केसेस फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि मुल्जिम को मुजरिम बनाने से पहले उसका जो राइट है, उसको अपने आप को फेयर ट्रायल का राइट है, वो हमें नहीं मिल रहा। सही। बजट को लेकर आप लोगों की क्या तजावीज़ है? देखिए जी, बजट को, ये जो पंजाब के हवाले से तो मैं ये बात करूँगा कि ये मोहतरमा जो कि इसने टिकटॉक कंपनी बनाई हुई है और ये टोटल गवर्नमेंट चला रही है, ये अपनी टिकटॉक कंपनी के जरिए। अच्छा, अब टिकटॉक पे तो गवर्नमेंट्स नहीं चलती। मुझे पता, और नहीं चल रही। आपको कहाँ लगता है गवर्नमेंट नहीं?
डेफिनेटली दिन भी सूरज तलू होता है। हाँ। तो दिन होता है और गरूब होता है तो रात होती है। ये तो हो रहा है। पंजाब के मामलात आप बाजार में कोई भेज दें अपनी टीवी का कोई नुमाइंदा, आप खुद चली जाए, मैं खुद जाती हूँ, आप पूछ लें। हाँ। पंजाब के मामलात इस वक्त जिस तरह लोगों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, प्याज भी सस्ता हुआ है, टमाटर भी सस्ता हुआ है, अंडे भी सस्ते हैं। देखें, आपके और मेरे कहने से कुछ भी नहीं सस्ता। मैं लेती हूँ जाके। आपको मेरे ख्याल में फिर पिछली कीमतों को नहीं, कीमतें अभी तक उधर ही खड़ी हैं। कीमतें अभी तक उधर ही खड़ी हैं। आप फिजिकली चेक कर लें। मैं फिजिकली लेने जाती हूँ। आप फिजिकली जब ग्रोसरी लेने जाएंगी ना, मैं आपको सही बात बताऊँ, टमाटर अभी पिछले दिनों मैंने 40 रुपए किलो लिए हैं। मैंने खुद लिए हैं 40 रुपए किलो, और 100 रुपए किलो, 90 रुपए किलो प्याज मैंने खुद लिया है। देखिए इस मौसम में जब जो अगर किसी को अप्रिशिएट करना है, नहीं, मैं इसमें इसलिए नहीं अप्रिशिएट करूंगा कि इसके दो इसने जो काम किए हैं ना जी, इसने डिज़ास्टर किया है, जो इसका टेस्ट था अभी तो 3 महीने हुए हैं। एक प्रोक्योरमेंट वीट की, दूसरी डेफेमेशन बिल। ये दोनों काम से इसका पता चल गया कि इसकी जहनीत क्या है। यानी इसने किसानों को बर्बाद कर दिया और डेफेमेशन बिल में इसने लोगों की आज़ादी सलब करने की कोशिश की है। किसान आप लोगों के दौर में भी बड़ा रोया था। नहीं, हमारे दौर में नहीं रोया था। को लेके जो बहरान यहाँ पर पैदा हुआ था ना, अगर किसान को कोई फ़ायदा मिला है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मिला। किसान खुशहाल हुआ था। किसान कार्ड जो कि अभी अपने बाप के नाम पे ओन कर रही हैं, वो किसान कार्ड उस वक्त से है। और जो ये काम कर रही हैं, अभी आपने देखा होगा जना हॉस्पिटल का नाम चेंज करके ये को अपने नाम पे नोटिफिकेशन, इनको असल में अपने नामों पे इदारों के नाम रखने का बड़ा शौक़ है, सड़कों के नाम रखने का शौक़ है, इंटरचेंजेस अपने नाम बनाने का बड़ा शौक़ है। लेकिन इन चीज़ों से ये नहीं बाकी रह सकेंगे। बाकी रहेंगे अगर ये काम करेंगे। काम इसलिए 9 बजे आती हैं वो, 6 बजे आ जाए, जब उसको काम करने ही नहीं आता बेशक सारी रात बैठी रहे। मीटिंग्स होती हैं, एक साइको आदमी सारी रात जागता है, एक साइको सारी रात जागता है, क्या वो काम करता है? उसको काम करने ही नहीं आता बीबी को। तो कौन चला रहा है पंजाब? पंजाब नहीं चल रहा। कैसे नहीं चल रहा? क्या रुका हुआ है? आप बताएं। आप गाड़ियों को चलना पंजाब का चलना ना समझे तो क्या आप बता देना, आप निशानदेही करें ना, कौन सा पंजाब का मसला रुका हुआ है? पंजाब आप PICU गई हैं, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है। मैं 3 दिन पहले वहाँ तो मैं तो जब से मैंने होश संभाला है, मेरी बात सुने, आप दवाइयों का मसला हर दौर में रहा है। DHQs जाएं, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स पूरे नहीं हैं, 16,000 स्कूल ये आउटसोर्स कर रहे हैं। और आपने पास्को की मरकज़ में आप देख लें तो पास्को ने जो गंदम का इश्तिहार दिया है और वही गंदम जो इन्होंने इम्पोर्ट करवाई थी, उसके नीचे लिखा हुआ है कि ये इंसानों के खाने की गंदम नहीं है। 15% लेस पे वो उसका ऑक्शन कर रहे हैं। आपको पता होगा। यानी ये चीज़ें ये, और उसके बाद इन्होंने बाय नेम, इनका काम देखें, ये कितने अक्ल के अंधे हैं। इन्होंने बाय नेम इमरान खान के नाम पे कैबिनेट में मंजूरी दी है कि उसके नाम पे FIR दर्ज कराएं, और एक को पता नहीं कौन अब्बासी समथिंग है जिसका पिंडी में इन्होंने ढूंढ के वो उसके एप्लीकेशन भी दिलवा दी है। देखिए ये चूँकि पिछले हफ्ते का फैसला है पंजाब का भी, पिछले जुमे का फैसला है। जी। अच्छा, उसमें ये है कि आप खुद देख लें, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर पहले भी ये हरकत की होगी तो इन्होंने ही की होगी किसी के नाम की। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आप समझ रही हैं, पंजाब इस वक्त। आप लोग इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं? जी, मुझे आज इतला मिली, इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। 8 जून को? जी 8 जून को है। तो इजाज़त भी मिल गई है उसकी? अभी हमारा जो वेन्यू है उसका थोड़ा सा मसला है, चल रही है अभी, कुछ खबरें भी चल रही हैं कि इजाज़त मिल गई करेंगे जी। तो क्या एजेंडा क्या है आप लोगों का? एजेंडा खान की रिहाई है जी। बोगस मुकदमात हैं, हम रियलाइज़ करवाएंगे, हम हर किसी को रियलाइज करवा रहे हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं। 126 दिन का धरना हालात नहीं बदल सका तो एक जलसा क्या करेगा? नहीं, एक जलसा नहीं है ना, ये शुरुआत होगी। आपका क्या ख्याल है, एक जलसा हम बैठ जाएंगे? तो क्या करेंगे? देखिए, ये लोगों को बाहर निकलने के लिए, लोगों को, पार्टी को नहीं, ये एक दिन होगा कि पूरा पाकिस्तान अडयाला जेल के बाहर बैठा होगा। नहीं, ऐसे पाकिस्तान में ना कभी हुआ है, ना हमने कभी देखा है। मैं आपको कुछ अरसे बाद आप देखें जिस तरह लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, इदारों के आगे लोगों को खड़ा करने की, इदारों के आगे नहीं खड़ा कर रहे, हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं। देखिए, आप लोगों की इसी सोच की वजह से 9 मई हुआ। हमारी 9 मई हमारी वजह से हुआ ही नहीं।
9 मई एक खान साहब के रिकॉर्ड पे बयानात हैं कि जब मुझे पकड़ा गया, जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो लोगों में गुस्सा था, तो लोग वहां ना जाते तो लोग क्या करते। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। बात ये है, क्या इस तरीके से एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सरबराह को, एक्स वज़ीर आज़म को वहाँ से वो पकड़ा उन्होंने, और जब उन्होंने गाड़ी में जब खान साहब को बिठाया तो हर चीज़ चेंज थी, यानी खान साहब के साथ नॉर्मल हो गए। मरियम नवाज को भी जेल से हथकड़ियाँ लगा के पकड़ा था। देखिए नहीं, जेल से पकड़ना और जहाज से देखिए जहाज से हथकड़ियाँ नहीं लगी थी, उनको बड़े आराम से लेके गए थे। लेकिन खान साहब का अब आपके सामने फुटेजेस हैं, आपके सामने हैं वो वीडियोस हैं, तो इन्होंने ये खुद एक्ट किया है। और उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट, आप लोग ये तो मानते हैं कि उस एक्ट की वजह से पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे, इमरान खान के हिमायती थे, उन्होंने एहतजाज इस सूरत में किया। 9 मई के जो ये तस्वीर पेश करते हैं वो नहीं, एहतजाज हर पुरअमन जमात का हक है। पुरअमन एहतजाज, नॉट 9 मई जैसा। 9 मई का तो हम वैसे भी कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, इसलिए तो हम कहते हैं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब असेंबली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बचर साहब मेरे साथ थे, शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जब पाकिस्तान बना तो वो मुश्किल दौर था, फिर एक नाजुक मोड़ आया जो 77 साल से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कई फौजी और सिविल हुक्मरान आए, मगर पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर ही रुका है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। अब ये एक सवालिया निशान है कि पाकिस्तान का जो नाजुक दौर है आखिर ये कब ख़त्म होगा। लेकिन पाकिस्तानी सियासत और स्टेक होल्डर्स का कमाल देखें कि ये मुल्क को एक यहाँ से निकालने की बजाय इसे मज़ीद बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है। बंद गली का मतलब यह है कि अब फरीकैन को आगे जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, यह रास्ता दिया नहीं जा रहा। इस वक्त बंद गली है, ताकत का जोम है, या फिर अनाएँ नज़र आ रही हैं, ज़िद नज़र आ रही है। जबकि वतन अजीज़ के हालात तदब्बुर, मामला फहमी और मुज़ाकरात का तकाजा कर रहे हैं। सियासी मुखालिफत पहले भी होती थी, लेकिन पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि सियासत नहीं रही है, सियासत सियासी दुश्मनी का रूप धार चुकी है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन अपनी इंतहाओं को छू रही है और अब मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी आगे जा चुके हैं। सियासी महाजराई में बीच बचाव की बातें अब बहुत दब कर कहीं रह गई हैं। मुज़ाकरात की कहानी शुरू होने से पहले ही दम तोड़ती नज़र आ रही है। अब जहां सवाल ये है कि हालात को इस नहज पर लाने का जिम्मेदार कौन है, वहीं सवाल ये भी है कि क्या अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता निकलेगा, कैसे निकलेगा। अगर इस सिचुएशन को थोड़ा आसान अल्फाज में मैं बयान करूँ तो एक तरफ अडयाला में क़ैद इमरान खान लाख मुश्किलात के बावजूद आज भी जारहाना मूड में हैं, मुज़ाकरात से इनकारी हैं, झुकने से इनकारी हैं। दूसरी तरफ पावर में होते हुए नवाज शरीफ ने भी मुज़ाकरात की बात छोड़कर इमरान खान को टारगेट कर लिया है। पार्टी सदर बनते ही नवाज शरीफ ने कहा कि हम पर उंगलियां उठाने से पहले इमरान खान बताएं कि ज़हीरुल इस्लाम ने जिस तीसरी क़ुव्वत का जिक्र किया था, क्या वो आप नहीं थे? क्या कहा नवाज शरीफ ने, ज़रा देखिए। जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार। बज़ाहिर नवाज शरीफ आज भी माजी में फंसे हुए हैं। सवाल यह है कि सियासतदान ऐसे ही एक दूसरे को कटहरे में खड़ा करते रहेंगे तो सियासी कशीदगी कैसे ख़त्म होगी। सियासी कशीदगी को ख़त्म करने के लिए आज एक मशवरा लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी दिया। तो ख्वाजा आसिफ का मशवरा है कि इमरान खान को अपना मुँह बंद रखना चाहिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कौमी मंजरनामे पर छाई सारी जो तलखी है, क्या ये सिर्फ इमरान खान की वजह से है या मशवरे देने वाले भी इसमें बराबर के शरीक हैं। इस सारे मंजरनामे में हम देखते हैं अहम तरीन स्टेक होल्डर यानी हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी वहाँ से भी कोई नरमी नज़र नहीं आ रही है। कल फॉर्मेशन कमांडर्स ने एक बार फिर ये कहा कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों ऐसे ही यरगमाल रहेगा। जो एलामिया जारी किया गया उसमें कहा गया कि पाक फ़ौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी, सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद की जा रही है।
जिसका मकसद बस ये है कि अवाम और पाक फ़ौज के दरमियान खलीज डाली जा सके। नाजरीन, तहरीक इंसाफ 9 मई पर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं और इस्टेब्लिशमेंट इस पर नरमी दिखाने को तैयार नहीं, जबकि हुकूमती इत्तेहादी इस जलती आग को बुझाने के लिए तैयार नहीं, जबकि सारी दुनिया चीख रही है कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम तभी आएगा जब सियासी इस्तेहकाम होगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका। पीजे मीर साहब, आपने देखा चंद रोज़ पहले हमने देखा कि नवाज शरीफ भी हम माजी में ही आज भी फंसे हुए हैं, वो मौजूदा हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं साकिब निसार को, और इमरान खान हालात का ज़िम्मेदार ठहराते हैं जनरल बाजवा को। ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? कल भी आपने फॉर्मेशन कमांडर के इजलास में देखा 9 मई को लेकर वही रवैया था जो 9 मई से बिल्कुल अगले दिन था। आपने 9 मई को जब 1 साल हुआ, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर आर्मी चीफ की बातें, लगता है कि उधर से भी लचक दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं है और तहरीक इंसाफ भी झुकने को, माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। तो ये मामलात आपको क्या लगता है कि आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, अभी आपने ख्वाजा आसिफ का एक एग्जाम्पल दिया है कि इमरान को मुंह बंद रखना चाहिए। मैं समझता हूँ सबको मुंह बंद रखना चाहिए। इमरान अकेले नहीं है। आप किसी एक आदमी को ब्लेम नहीं करते जो आज हमारे अंदर ये जो इकोनॉमिक डिप्रेविटी नज़र आ रही है, इसमें सब मुलव्वस हैं। और ये एक दूसरे को जो ब्लेम कर रहे हैं, आपने सही कहा अपने इसके प्रोलोग में कि ये लोग इंस्टेड के पीछे जाएं और एक टाइम मशीन में फंस जाएं कि उसने ये किया, उसने वो किया। आज आपको जितने भी स्पीचेस मिल रही हैं, जिसकी मर्जी आप ले लो, ये तहरीक इंसाफ की ले लो, PMLN की ले लो, PTI, ये PPP तो थोड़ी चुप है, लेकिन आप देखो पुराने गिले शिकवे चल रहे हैं। क्या हमें कोई बता सकता है कि आज जो हुकूमत है वो अवाम के लिए क्या कर रही है, क्या करना चाहती है? ये तो रिबटल्स में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, और ये रिबटल्स और एक्यूजेशंस जो हैं ये मुल्क को आगे नहीं लेके जाते। आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा, खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए। आप सब कहते हैं हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, आप नहीं है खैर ख्वाह। आप जब तक एक दूसरे को एक तहजीब के दायरे में और एक पॉलिटिकल एक डिसेंसी के अंदर एक दूसरे को एड्रेस नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप नहीं बढ़ेंगे तो आपके काम भी नहीं होंगे। हम डेली इसमें हम सिर्फ इसमें नून लीग को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, तहरीक इंसाफ भी उसमें अपनी समझते बराबर के जिम्मेदार है। जो एक ट्वीट, जो वीडियो एक शेयर की इमरान खान ने के ट्विटर अकाउंट से जो शेयर की 1971 के वाक़े को लेकर, जिसमें कहा गया कौन गद्दार है, जनरल याहिया या शेख मुजीब, तो आपको नहीं लगता कि ये वक्त इन बातों का है, हमीदुर रहमान कमीशन पर बहस छेड़ने का है या आगे बढ़ने का है मौजूदा हालात में? देखिए, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है ना। हाँ, PTI बना रही है ना रेलेवेंस, तो गलत बात है ना। क्यों 71 हो गया, एक सानिया हुआ है जिसमें आपने हमीदुर रहमान कमीशन की आप रिपोर्ट पढ़ें, उसके अंदर सारी जो निशानदेही की है वो आर्मी के ऊपर डाली है इन्होंने। सारी आर्मी को कोशिश की इन्होंने ब्लेम करने की। आप पढ़ें तो सही, उस किताब को आप पढ़ें और बड़े गहरे उस नोट से पढ़े। मेरे पास पढ़ी है, मैं तो उसको एनालाइज करता हूँ कि क्या फौजी थी हर चीज। व्हाट अबाउट जो आपका पॉलिटिकल सर्कल था, 56% आपका जो वोट ले गया है मुजीबुर रहमान, उसको क्यों नहीं दिया आपने? क्या ये फौज ने रोका था? मुझे बताएं, 80 सीटें 81 सीटें वेस्ट पाकिस्तान में और 160 सीट्स इन द ईस्टर्न विंग, तो किसको देनी चाहिए थी हुकूमत? बताएं मुझे। आपके पास तो जमहूरियत की बात करते हो, तो कहाँ गई जमहूरियत? तो बेसिकली जो गलतियां हुई हैं ऑल अराउंड, आप इनको छोड़ दो, आगे आओ। 70 एक मिसहैप था, एक मिस हैंडलिंग हुई है, और इस मिस हैंडलिंग से आज भी आपने भी शुरू में जो कहा है, हम उसी वो बैंड बाजे के पीछे फिर रहे हैं, उसी पुराने रवैयों के पीछे फिर रहे हैं। तो ये इमरान खान का कोई रवैया, कोई मैच्योरिटी वाला, कोई मैच्योर सियासतदान वाला रवैया नहीं है मौजूदा हालात को 1971 से जोड़ना। देखें, ये तो एडवाइजर्स कौन है इनके? क्या ये अकेले इमरान खान लगे हुए हैं? ये एडवाइजर्स होते हैं जो हर एक को मरवाते हैं। पाकिस्तान में शाजिया जितनी भी लीडरशिप है, इसने मार खाई है ऑन बैड एडवाइस। नवाज शरीफ भी खाई है, बेनजीर भुट्टो साहबा ने भी खाई है, जुल्फकार अली भुट्टो ने खाई है, और ये इमरान भी खा रहा है। द क्वेश्चन इज कि जब तक आप कॉम्पिटेंट और
क्वालिफाइड लोग अपने साथ नहीं रखोगे, ये डम किस्म के लोग रखोगे जिनका ना ब्रेन है ना ब्रॉन है, तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे मुझे बता दें। हमने पाकिस्तान को देखना है, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देखना। तो पॉलिटिकल पार्टीज पहचानी जाती है बाय द क्वालिटी ऑफ द पीपल इट हैज, और ये क्वालिटी जो है हमने इस क्वालिटी में मार खाई है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। आप इसको निकाल दो, ये जो इमरान बातें कर रहे हैं, हम फौज से बात करेंगे। भाई क्यों तुम फौज से बात करोगे? क्या फौज, फिर एक तरफ कहते हो फौज ये कर गई, दूसरी तरफ फौज से बात करनी है, तो क्या तासुर मिल रहा है कि हम डिक्टेटरशिप की तरफ जाएं, हम मार्शल लॉ की तरफ? तो इदारों में तनाव का कौन जिम्मेदार है? सियासतदान जिम्मेदार है। आप देखें, अदलिया है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो 6 जजेस के खत का मामला है। फिर नून लीग देखें, नून लीग भी जब भी इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद करती है, PTI जलती पर तेल का काम करते हैं नून लीग। तो ये इदारों से लड़वाने की साजिश कह लें, प्रोपेगेंडा कह लें, आप नहीं समझते इसमें भी सियासतदानों का कसूर है? ये ना साजिश है ना प्रोपेगेंडा है, ये स्टुपिडिटी है, ये बिल्कुल जाहिलाना एक सोच है। और यार आप एक बड़ी सोच रखो पाकिस्तान की, एज अ स्टेट्समैन, एज पॉलिटिकल लीडर्स। हम छोटी छोटी चीजों में शाजिया लड़ रहे हैं, उसने ये क्या, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा। ये हमारी बहस है, हमारी बहस और कोई भी नहीं है। और अब आप मुझे बताओ कि अगर आपकी नेशनल डिबेट इन अल्फाजों पे और इन चीजों पे रहेगी, यू रियली थिंक आप? मुझे एक बात बताएं, सियासतदानों का टारगेट इन दिनों में अदलिया क्यों है? पहले क्योंकि पहले आर्मी था, अब अदलिया आ गई है। उनको कोई ना कोई तो चाहिए ना। पहले आपकी फौज के पीछे लगे हुए थे, सब लगे हुए थे ये कि वो सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड है, वो इनका है, वो उनका है, ये लगे हुए थे। कि अब उनको साइड पे किया, अब आपके पास अदलिया आ गई है। अब ये जो 6 जजेस ने बात की है, अगर पहले बता देते तो आपने जो इन बिटवीन जो जजमेंट्स दी हैं, तो उन जजमेंट की वैलिडिटी, क्रेडिबिलिटी और उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि सियासतदानों ने ही जुडिशरी को भी पोलराइज्ड कर दिया है, तकसीम करके रख दिया है। जो जज इमरान खान को रिलीफ दे उस पर वो तनकीद का निशाना बनता है नून लीग की तरफ से। नून लीग को रिलीफ दे, अनफॉर्चुनेटली वही जज तनकीद का निशाना बनता है तहरीक इंसाफ की तरफ से। यही मेरा पहला सवाल था कि ये जो पोलराइजेशन है, ये जो इदारों के दरमियान बीच की लड़ाई है, तनकीद है, ये आप नहीं समझते सियासतदान ही इसकी वजह है? अच्छा शाजिया, ये जो हम वर्ड यूज करते हैं रिलीफ, जब हम रिलीफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम एक परसेप्शन देते हैं कि जो अदलिया है, वेदर इट इज PMLN, PTI और PPP, इनकी फेवर में बात की जा रही है। नो, अदलिया जब हम कहते हैं ना रिलीफ है, ये एक लीगल लकूना के थ्रू उनको एक लीगल एक आप कह लो, चलिए हम जमानत कह देते हैं, हम रिलीफ नहीं कहते, हम कहते हैं जो जज जमानत दे दे, आप इस तरह ले ले इसको, ये कह दिया। हाँ। लेकिन एंड ऑफ द डे रिलीफ अगर तो हमने ये कह दिया, दे दिया है, तो दैट मींस आपके जुडिशियल सिस्टम ही बिल्कुल फेलियर है। मेरा फेथ है जज हमारी जुडिशरी पे, मेरा टोटल फेथ है। अल्लाह करे और बेहतर हो। ये जो जजेस आए हैं, इसको इन कैमरा डिस्कस करो, ये ना बताओ के बाद अब ये बात होगी, और ये होगी भी नहीं बाय द वे बात, ये इन चीज होगी और इंशाल्लाह ये रिजॉल्व भी हो जाएगी। मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे, लेकिन ये रिजॉल्व हो सकता है और इंशाल्लाह हम करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे ना तफाकी पॉलिटिकल डोमेन में इतनी है कि इसमें कोई तैयार ही नहीं बात करने के लिए। सही। और जब तैयार नहीं तो क्या हो रहा है, सफर कौन कर रहा है? अवाम, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही आपके अंदर। और ये जो सोशल मीडिया है, इसने आपका बेड़ा गर्क करके रख दिया। बिल्कुल। पीजे मीर साहब, नून लीग की जब से सदारत संभाली है नवाज शरीफ साहब ने, आपने भी क्या ये चीज़ नोट की है कि नवाज शरीफ के लहजे में और ज़्यादा सख्ती आ गई है? आप वो टाइम पीरियड देखें जब नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, तब का लबो लहजा, तब का बयानिया, तब ना जुडिशरी टारगेट थी ना कोई और इदारा टारगेट था। आज आप देखें सदारत संभालने के बाद उनका लबो लहजा बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। फिर वो 90s से शुरू होते हैं, एहतसाब की बातें करते हैं और 2017 तक आते हैं, बल्कि 2023 तक आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सदारत संभालने के बाद PTI का, नून लीग का कुछ स्ट्रक्चर बदलेगा, मजीद बयानी में सख्ती आएगी? ये तो वक्त आपको बताएगा। मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था। हाँ। जब ये फिर उनको रावल लॉन्च से डिपोर्ट भी कर दिया गया। हाँ। जहाज के अंदर, शाजिया मैं आपको वो इंटरव्यू बिल्कुल दूंगा, आप वो जरूर चलाएं।
उस वक्त जब वो आए थे उनका लहजा बड़ा अच्छा था, मुफाहमत के रास्ते पे जा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं है। और अभी जो आपने निशानदेही की है कि अब आए हैं और आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट वो उन सख्त एक का आया है, बिटरनेस है उनके अंदर। मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, मैंने उनको कहा अब आप छोड़ें, अब आप आगे जाएं, क्योंकि आगे जाने का एक हमारे पास रूट है, आप पीछे नहीं जा सकते। जो हो गया सो हो गया। अब बात आती है कि हम कितने रोएंगे। ये आज रोएंगे, वो कल इमरान भी निकलेगा अगर बाहर, वो भी यही रोना शुरू कर देगा, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ। देखो जी, जो हो गया हो। आज तो आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि आज आप लोगों की हुकूमत है, आपके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जिनसे आपको शिकवे हैं, शिकायतें हैं, आप आगे बढ़े, उनका एहतसाब करें। किसने रोका है आपको एहतसाब करने से? आप तो ऑपोजिशन वाली बातें कर रहे हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, शहबाज जो है ये दोनों साइडों पे अब ये एक अपना स्टांस रखेंगे। इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को भी प्लीज करना है, इन्होंने अपने भाई को भी प्लीज करना है, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी करना है, इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को भी करना है। सो बेसिकली जो आपका जो गढ़ है पाकिस्तान का, वो पंजाब है। तो पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो ये प्ले कर सकते हैं। अभी ये फेंसिंग नहीं कर सकते कोई भी, और यही वजह है कि एक दो मिनिस्टर्स हैं, शहबाज कई कहा कि जी इनको हटा दिया जाए। शहबाज कहते हैं नहीं अभी उनको रहने दें, अभी थोड़ी देर रहने दें। हालांकि हमें कई जगह बड़ी सख्त, अभी मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ और वहाँ जो बातें चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि शहबाज साहब क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि वो उधर एस्टैब्लिशमेंट को भी प्लीज कर रहे हैं, इधर से टाइम भी मांग रहे हैं, और इधर से अब नवाज शरीफ साहब उठ के एक शेर की गर्ज भी मार रहे हैं। सो ये एक विद इन द पार्टी और विद इन द पॉलिटिकल सर्कल एक बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है कि जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन खुद एट द एंड तो लग रहा है कि नवाज शरीफ अपने भाई की हुकूमत को मुश्किल में डाल रहे हैं। नहीं जी, मुश्किल में नहीं डाल रहे। ये मुझे याद है लंदन के अंदर ही वाज वेरी फर्म कि जो गलतियां हुई हैं हमने इस गलतियों को ठीक करना है, इस गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं है। एंड आई टोटली एग्री विद हिम। बट एट द एंड ऑफ द डे इनकी गवर्नमेंट, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे भी तनकीद की हुई है कि वो काम ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अब ये जब कह रहे हैं तो ये जो लोग पावर में बैठे हैं जिनका आप जिक्र कर रही हैं, तो इनको तो फिर काम करना चाहिए ना। एक ग्रुप जो आज मैंने इस्लामाबाद में देखा है वो तैयार है काम करने के लिए, और मुझे खुशी हुई है कि जो इन्होंने अपने जो प्लान्स मुझे बताए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। एंड यू नो, तो रुकावट क्या है? कौन नहीं करने दे रहा अगर तैयार है? ये मेरा ख्याल चिड़िया मेरे पास नहीं है ये वाली कि मैं आपको बताऊं, लेकिन ये चिड़िया को पता है कि कौन नहीं करने दे रहा है और कौन करवाना चाह रहा है। ये आपको वक्त ही बताएगा। ये आपका जो सवाल है ये आपने बार बार रिपीट करते रहना है, और इवेंचुअली इसका जवाब आपको आई थिंक मे बी इन 2 वीक्स मिल जाएगा। अच्छा, इन 2 वीक्स मिल जाएगा? यस, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया जमीर साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक बार फिर MQM अपनी इत्तेहादी हुकूमत से शिकवा है। ये शिकवा वादे पूरे ना होने का है और ये नया शिकवा बहुत पुराना है। इस नए शिकवे में हुकूमत से लेन देन की बातें पुरानी सी हैं। शिकवा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकवा है उनकी काबीना में कुछ वजारतों का जो मुबैना तौर पर उन्होंने MQM के साथ कमिट की थी। शिकवा है सिंध की गवर्नरी का जो वो MQM के पास ही चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ MQM वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करके ऐसे कुछ शिकवे भी किए हैं, मुतालबात भी रखे हैं। इस मीटिंग में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। MQM के वफ़द को खालिद मकबूल सिद्दीकी लीड कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मुलाकात में MQM ने जहां शिकवे किए वहां कुछ मुतालबात भी हुकूमत के सामने रखे हैं। इस मुलाकात से पहले मुस्तफ़ा कमाल एक शो में ये कह चुके हैं कि हुकूमत में गैर मशरूत तौर पर शामिल हुए, लेकिन मैंडेट के मुताबिक उन्हें उनका हक़ नहीं दिया गया। MQM के शिकवे हैं, उन्हें लॉलीपॉप दिया गया है। इससे पहले MQM ने नैब तरमीम पर भी एतराज़ात उठाए हैं। उनका मानना है कि नैब के किसी मुलजिम को 14 रोज़ के रिमांड को 40 रोज़ पर करना किसी सूरत मुनासिब नहीं है। इसके अलावा बददियानती से किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ गलत मुकदमा दर्ज करने वाले अहलकार की सज़ा
5 साल से कम करके 2 साल करना भी नाकाबिले फ़हम है। हुकूमत ने चंद रोज़ पहले एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए नैब के कवानीन में ये तरमीम की हैं। नाजरीन, MQM अपनी 4 दहाइयों के माजी में ज़्यादातर अरसा वफाकी हुकूमत का हिस्सा रही है और यही वजह है कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन की तमाम पार्टियों के साथ शराकत दारी का तजर्बा अगर किसी पार्टी के पास है तो वो पार्टी है MQM। हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगियाँ भी MQM के लिए आम सी बात रही हैं, लिहाजा कभी हुकूमत में मुनासिब ना हिस्सा मिलने पर हम देखते रहे हैं कि MQM हुकूमत से अलहदा होने की बात करती थी, तो कभी मरदमशुमारी और दुरुस्त हल्का बंदियाँ ना होने पर इत्तेहादी हुकूमतों से नाराज़गियाँ, इख्तलाफात और शिकवों की एक तारीख़ रही है। ज़्यादा दूर ना जाएँ तो इमरान रजीम ख़त्म करने में MQM ने एक कलीदी किरदार अदा किया है। MQM की इस तर्ज़ सियासत पर MQM पर कभी इस्टेब्लिशमेंट की जमात होने का इल्ज़ाम लगा तो कभी इक़्तिदार के लिए डील करके मानने वाली जमात के तौर पर सवालात उठे, लेकिन ये भी हकीकत है कि इन सारे इल्ज़ामात के बीचों बीच अर्बन सिंध ख़ुसूसन कराची में MQM की मकबूलियत को ख़त्म नहीं किया जा सका। इस बार फिर MQM हुकूमती इत्तेहादी है, गिले शिकवे भी हैं, पुराने ही मालूम होते हैं। वज़ीर आज़म इन्हें कैसे मनाते हैं, कल के जो मुतालिबात हैं, जो वफ़्त मिला है MQM का, अब देखना यह है कि MQM की जो शिकायतें हैं जो अरसे से चलती आ रही हैं और हमेशा हुकूमत में रहते हुए इनकी शिकायतें रही हैं, ये किस हद तक अपने मुतालिबात मनवाने में MQM कामयाब होती है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।